हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग भारतीय संविधान के क्लास 2 देखने जा रहे हैं। इसमें पंचायती राज के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में मैंने पंचायती राज्य का विकास के बारे में आप लोग को बताया था कि भारत में कैसे कैसे पंचायती राज की संरचना का विकास हुआ। जब संविधान लिखा गया तो उस समय पंचायती राज के बारे में वहाँ जिक्र तो किया गया, जैसे आर्टिकल 40 में ग्राम सभाओं के गठन के बारे में बताया गया। एक भाग 9 भी था जो पंचायती राज से ही संबंधित था। आर्टिकल का भी उल्लेख था 243, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। उसको आज़ादी के बाद से ही संवैधानिक दर्जा के लिए कई समितियां, आयोग का गठन किया। मैं पिछले क्लास में बताया था, चाहे बलवंत राव मेहता समिति हो, अशोक मेहता समिति हो, GVK राव समिति हो। अंततः जो है PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन रखा गया और ये संशोधन बाकायदा लोकसभा में भी पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हुआ और इसके बाद से ये संशोधन विधेयक जो एक विधेयक के रूप में था, एक अधिनियम बन गया पारित, जैसे ही राज्यसभा से पारित हुआ और इसके बाद से पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिला। देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला जिसका उल्लेख भाग 9 में किया गया। भाग 9 हमारे को एक किया गया। इसके बाद से इसमें एक अनुसूचियां भी जोड़ी गई, इसके लिए अलग से अनुसूची बनाया गया। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारे संविधान में। इसके पहले 10 ही अनुसूची होती थी, इसके लिए अलग से एक 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। हालांकि 12वीं भी जोड़ा गया था इसी समय, उसके आगे हम चर्चा कर देंगे। फिर इसके बाद से 11वीं अनुसूची के बाद से इसके विषय भी निर्धारित किए गए। तो कुल विषय इसके निर्धारित किए गए इस संशोधन अधिनियम में के प्रावधानों में कुल 29 विषय निर्धारित किए गए। कभी पूरा विषय के बारे में हम जानने की ज़रूरत नहीं है, 29 विषय आपको याद नहीं रखना है। देखिए, जो भी पंचायतों के कौन कौन से विषय होते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य के मामला पंचायत देखता है। कृषि है, शिक्षा है, जैसे आप देखते हैं कि प्राथमिक स्कूल के रखरखाव के लिए या वो पंचायतों के माध्यम से ही उसका विकास किया जाता है। फिर पेयजल है, देखते हैं पंचायतें पेयजल की व्यवस्था करती है, जगह जगह इंडिया मार्क का पंप या हैंड पंप लगवाती है। पेयजल, तालाब है, गांव के जो भी तालाब होते हैं उसका रखरखाव, उसका पट्टा, ये सब कार्य पंचायतें ही करती हैं। मेले हैं, हाट हैं, जो भी ग्राम में सभाओं में जो मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, उसका कारारोपण, रखरखाव पंचायत ही करती है, ठीक है। या ग्राम सभा में जो भी छोटे मोटे मार्केट होते हैं, तो ये सब विषय ग्राम सभाओं को दिया गया और स्वतंत्र दिया गया। ऐसा नहीं कि उसमें कोई किसी तरह से कोई आरोप या प्रत्यारोप या कोई दखल दे सकता है, नहीं। वो ग्राम पंचायतें जैसे चाहे वैसे उसको संगठित कर सकती है या चला सकती है। तो ये सब प्रावधान किए गए। इसके बाद से ये तो इसके प्राथमिक बातें हो गई। इसके बाद से देखिए, 73वां संशोधन अधिनियम जैसे पारित हुआ, संवैधानिक दर्जा मिला पंचायतों को, अब राज्यों के लिए इसको लागू करना अनिवार्य हो गया। अब राज्य इसको ना नुकुर नहीं कर सकते थे, इसको लागू करना ही था राज्यों के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को। लेकिन राज्यों के लिए कुछ ऐसी प्रावधान थे जो बाध्यकारी थे, उसको अनिवार्य रूप से लागू करना था। कुछ प्रावधान राज्यों के लिए मतलब छूट दे दिया गया या कह दिया गया कि आप लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिए। तो वो अबाध्यकारी प्रावधान थे। तो कौन कौन से बाध्यकारी प्रावधान थे जो लागू करना था राज्यों के लिए, अनिवार्य रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले ये सब तो प्रावधान लागू ही करना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले ग्राम सभाओं का गठन अनिवार्य कर किया गया। अभी मैं आगे बता दूंगा ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभाओं का गठन, ये पंचायतों, ये राज्यों के लिए कहा गया कि आप अपने विधानमंडल द्वारा ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान करें। फिर कार्यकाल
कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दी गई और सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी किया गया कि आप 5 वर्ष के अंदर आपको चुनाव कराने ही हैं, 5 वर्ष। ठीक है, अगर एक बार ग्राम पंचायत या ग्राम सभा भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराने ही है। इसके लिए राज्यों को कहा गया कि आप ये चुनाव जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो नहीं कराएगा, जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराता है। इसके लिए आप अलग से एक निर्वाचन आयोग का अपने यहाँ गठन कर दीजिए जो पंचायत चुनाव कराए। तो इसी को देखते हुए राज्यों ने एक अपने यहाँ निर्वाचन आयोग का गठन किया। तो इसका कार्यकाल फिर आरक्षण, देखिए महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात ग्राम पंचायतों में महिलाएं कुल सीटों का 1/3 भाग पर महिलाएं चुनकर जाएंगी। तो 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया। दूसरा, SC ST के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था किया गया और ये अनिवार्य बनाया गया राज्यों के लिए कि आप उनके जनसंख्या के अनुसार उनको आरक्षण दें। तो आरक्षण हो गया, कार्यकाल हो गया। फिर आप जो है एक कहा गया इनको कि ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण व सुसंगठित करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायतों को ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत बनाकर छोड़ दें। भाई सशक्त कब होगा? जब उसके लिए वित्त आप देंगे। तो राज्यों के लिए अनिवार्य किया गया कि ग्राम पंचायतों को वित्त देना ही है। तो अगला प्रावधान किया गया, वित्त की व्यवस्था किया गया। वित्त की व्यवस्था, और ये अनिवार्य बनाया गया कि जो भी राज्य वित्त आयोग होगा वो एक निश्चित राशि ग्राम पंचायतों को देगा उनके विकास और सशक्तिकरण के लिए। तो ये सब जो प्रावधान थे ये बाध्यकारी थे राज्यों के लिए। अब देखिए, अब बाध्यकारी प्रावधान कौन कौन से थे? 73वां संविधान संशोधन में जो राज्यों के लिए, ये तो बाध्यकारी हो गए। अब बाध्यकारी देख लीजिए, जो राज्यों के उनके विवेक पर छोड़ दिया गया, चाहे तो वो इसको लागू करें चाहे तो नहीं लागू करें। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे करारोपण। राज्यों को कहा गया कि आप ग्राम पंचायतों से कर ले सकते हैं, या ग्राम पंचायतों को भी कह सकते हैं कि आप ग्राम अपने जो भी उसके विषय है वहाँ से अगर टैक्स आता है तो आप जो है उससे टैक्स ले सकते हैं, और वो टैक्स वो राज्य चाहे तो उससे मांग सकते हैं। लेकिन अमूमन व्यवहारिक रूप से कोई राज्य अभी तक सुनने में नहीं आया है कि इस तरह से जो है करारोपण किया है। तो करारोपण ये अनिवार्य कर दिया गया। जैसे तालाब से जो टैक्स आता है या मेले हाट से टैक्स आता है तो राज्य उसमें भागीदारी की दावा कर सकती है कि नहीं हमको भी कुछ हिस्सा चाहिए। जैसे होता है ना, केंद्र सरकार भी कुछ टैक्स राज्यों से लेती है, राज्य केंद्र से लेते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो ये सब व्यवस्था किया गया। करारोपण को अब मतलब ये कहा गया कि आप लागू करें या न करें। दूसरा है ओबीसी का आरक्षण, ध्यान दीजिएगा। ओबीसी की आरक्षण को राज्य के ऊपर कहा गया कि आप ओबीसी को आरक्षण दे भी सकते हैं
नहीं भी दे सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण मिलता है पंचायत चुनाव में, कुछ राज्य ऐसे हैं जो नहीं देते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कभी पूछेगा नहीं, लेकिन ये अब बाध्यकारी है। फिर तीसरा कहा गया कि लोक केंद्रीय सभा, सारी यहाँ केंद्रीय सभा का शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात लोक केंद्रीय सभा कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय सभा व राज्य विधानमंडल, विधानमंडल के सदस्यों को पंचायत में भागीदारी, पंचायत में भागीदारी। तो एक राज्यों के ऊपर ये छोड़ा गया कि आप चाहें तो जैसे जो भी सांसद, राज्य सांसद, विधायक होते हैं उनको आप पंचायत में पदेन सदस्यता दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रावधान है, आगे मैं अभी बता दूंगा कि जो भी उस क्षेत्र का अगर विधायक है या सांसद है वो पदेन सदस्य होता है किसका? जिला परिषद या जिला पंचायत का, वो पदेन सदस्य होता है। ठीक है, तो ये जो है कहा गया कि आप जो है ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये है। तो ये अब बाध्यकारी उसके प्रावधान थे 73वां संशोधन अधिनियम के। तो 73वां संशोधन अधिनियम आपको आ गया समझ में कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रावधानों में अबाध्यकारी थे, क्या क्या बाध्यकारी थे, कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, ग्रामीण जोड़ी गई, कितने विषय बनाए गए पंचायतों के लिए, 29 विषय बनाए गए। ठीक, ये हो गया 73वां संशोधन अधिनियम 1992। अब आते हैं, देखते हैं पंचायतों की संरचना, आखिर संरचना किस प्रकार का था। ध्यान दीजिएगा, एक बात और जोड़ा गया था, मैं वो किया कि जो पंचायतों की संरचना थी 73वां संविधान संशोधन में वो त्रिस्तरीय बनाई गई, त्रिस्तरीय। यहाँ पर मैं आगे उसी का चर्चा कर रहा हूँ। आगे आइए, संरचना, संरचना तो 73वां अभी मैं बता रहा था, संशोधन में प्रावधान किया गया कि जो पंचायतों की संरचना हो त्रिस्तरीय हो। लेकिन एक बात और कही गई कि जो छोटे राज्य हैं, जैसे सिक्किम है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो भी छोटे राज्य हैं, गोवा है, उनके लिए बाध्यकारी किया नहीं, कहा गया कि आप त्रिस्तरीय ही रखें। जैसे उसमें एक प्रावधान था कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या जहाँ पर है उनके लिए कहा गया कि आप द्विस्तरीय ही रख सकते हैं। जैसे एक ग्राम सभा हो और एक ऊपर का हो, बीच का मध्यवर्ती कोई सभा न हो, तो उसके लिए ये द्विस्तरीय ही रखने की बात कही है। तो संरचना क्या था? त्रिस्तरीय, आप लिख सकते हैं त्रिस्तरीय। अब ये त्रिस्तरीय संरचना देख लीजिए क्या है। सबसे ऊपर पहले था, जो सबसे पहली संरचना थी वो थी ग्राम सभा, ग्राम सभा, और इसको आबलिक देखकर हम लिखते हैं ग्राम पंचायत। अलग अलग मैं डिफाइन कर दूंगा। गांव स्तर पर था ग्राम पंचायत, पहली संरचना, यानी टियर 1 ग्राम पंचायत था। दूसरी स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, ये ब्लॉक स्तर पर था मध्यवर्ती, और इसको कहा गया पंचायत समिति, पंचायत समिति, समिति, या यहाँ पर एक कमेटी जो बीडीसी, या इसको कहा गया ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, इसको कहा जाता है। शॉर्ट में इसको बीडीसी भी कहा जाता है, बीडीसी दूसरा। और तीसरा था जिला पंचायत, जिला पंचायत।
इसको कहीं कहीं जिला परिषद भी कहा जाता है। या जिला परिषद आप लिख सकते हैं, जिला परिषद। तो ये 3 स्तरीय ये व्यवस्था थी। सबसे निचले स्तर पे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, दोनों अलग अलग टर्म है, अभी मैं समझा दूंगा। दूसरे पे व्यवस्था थी मध्यवर्ती में पंचायत समिति, एक ब्लॉक स्तर पे होती थी और इसके सदस्य को कहा जाता था बीडीसी सदस्य या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी सदस्य। और तीसरे पर था जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, अभी इन संरचनाओं के बारे में एक एक को हम अध्ययन करते हुए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्राम सभा। सबसे निचले स्तर पे आते हैं ग्राम सभा। जो त्रिस्तरीय में जो सबसे निचला स्तर था वो क्या था? ग्राम सभा था। अब सबसे पहले जानेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है या ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले यहाँ पर एक टर्म मैं लिख रहा हूँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सूचक। अभी मैं इसका क्लासिफिकेशन करूँगा। अभी मैं इसको बताऊंगा क्यों है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सूचक। ये इसको कहा गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ग्राम सभा। अब देखिए ग्राम सभा होती क्या है। अक्सर देखे होंगे कि जब गांव में चुनाव होते हैं तो लिखा जाता है ना कि हमारे ग्राम सभा फला के जो है प्रत्याशी, प्रधान प्रत्याशी को चुनिए। या तो आपने कभी सोचा होगा कि ये ग्राम सभा होता क्या है, क्यों इसको ग्राम सभा कहा जाता है, क्यों ग्राम पंचायत कहा जाता है? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, एक प्रत्येक ग्राम में एक ये निर्वाचन मतावली होती है, या कह सकते हैं कि निर्वाचक सदस्य होते हैं। निर्वाचक सदस्य वो जिसके वोटर लिस्ट में नाम होता है, यानी निर्वाचन मत सूचिका जिसको कहा जाता है, या मत नियमावली भी कहा जाता है, नियमावली। ये निर्वाचन मत नियमावली में नियमावली होता है एक ग्राम सभा का। उसमें जो है जितने वयस्क जो भी मतदाता होते हैं उसका नाम होता है, और उनको जो है माना जाता है कि ये ग्राम सभा के क्या है? सदस्य हैं। उन्हीं को, जिनका नाम इसमें होता है, उन्हीं को सामूहिक रूप से, जब वही एक सामूहिक रूप धारण करते हैं या सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा, उनको सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। देखिए, सभा शब्द आ गया तो सभा शब्द का मतलब क्या हो गया कि सभा में कौन जाएंगे? सभी लोग तो जाएंगे नहीं भाई। जैसे विधानसभा है तो विधानसभा में सभी लोग नहीं जाते हैं। लोकसभा में कौन है जाते हैं? जो भी प्रतिनिधि होते हैं या जो भी जनता द्वारा चुने जाते हैं। उसी तरह ग्राम सभा सबके लिए नहीं होता है। जो भी ग्राम सभा में वही सदस्य होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है या मत नियमावली में जिनका नाम होता है। ऐसा नहीं कि गांव में जो भी व्यक्ति रह रहा हो वो ग्राम सभा में के सदस्य हो या ग्राम सभा के में वो शामिल हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे अवयस्क बच्चे ग्राम सभा में शामिल नहीं होते हैं। तो इन्हीं जिन वोटर, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है उन्हीं को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि
ग्राम सभा में अधिकतर ग्रामीण शामिल होते हैं, यानी अधिकतर वयस्क मतदाता शामिल होते हैं, और ये खुद जो है अपने किसी कार्य पे अपनी बातों का निर्णय ये खुद लेते हैं। अर्थात साल में 2 बार इनकी बैठक होती है, 2 बार बैठक होती है। ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा का इसके निर्वाचन से कोई अभी कुछ लेना देना नहीं, अभी नहीं लेना देना। 2 बार बैठक होती है और सभा के सभी सदस्य इस बैठक में भाग ले सकते हैं। मैंडेटरी है, भाग लें न लें, और भाग लेते हैं और गांव की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से उठाते हैं। तो इसीलिए इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सूचक माना गया है। जैसे भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, जैसे स्कॉटलैंड, स्वीडन आदि देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोग वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा में थोड़ा जाकर बोलते हैं। विधानसभा में कुछ ही जो सदस्य होते हैं विधानसभा के वही तो बोलते हैं, या लोकसभा में हम लोग तो वोट देते हैं लेकिन लोकसभा का प्रतिनिधित्व हम लोग थोड़ा करते हैं। तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, अर्थात जो भी वोटर होता है स्वयं जो है वो बैठक में भाग लेता है और किसी भी बात में वो निर्णायक साबित होता है, या किसी भी भूमिका पे वो निर्णायक साबित होता है। इसीलिए इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सूचक माना गया है। तो ये ग्राम सभा हो गया, जो जिन निर्वाचन मत नियमावली में जिनका नाम होता है, जितने लोग शामिल होते हैं उनको मिलाकर जो सभा बनती है उसी को ग्राम सभा कहा जाता है। अब नेक्स्ट यहीं से निकलता है ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा स्थापित हो गई। अब जो है ये ग्राम सभा मिलकर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पंचायत में लिखता हूं, पंचायत, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुनाव कंडक्ट कराया जाता है, और चुनाव में वही लोग भाग लेते हैं जिनका क्या होता है, जिनका मत नियमावली में नाम होता है। यानी ग्राम सभा के सदस्य जब अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं और चुनकर एक पंचायत की स्थापना करते हैं, जैसे ग्राम प्रधान चुनते हैं, सदस्य चुनते हैं, अगर उसको चुनकर एक पंचायत की स्थापना करते हैं उसी को कहा जाता है ग्राम पंचायत। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि एक ग्राम पंचायत में कई 2 या 3-4 ग्राम सभाएं शामिल होती हैं, तो इसी को कहा जाता है ग्राम पंचायत। अर्थात ग्राम सभा के सदस्य मिलकर या ग्राम सभा मिलकर एक अपने लिए पंचायत की स्थापना करें, अपनी प्रतिनिधि चुने, तो उसी को कहा जाता है ग्राम पंचायत। ठीक है। अब देखिए ग्राम पंचायत की क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, इसके प्रमुख को क्या बोला जाता है, ग्राम प्रधान बोला जाता है। ग्राम प्रधान है, कहीं कहीं अलग अलग नाम है, कहीं कहीं पर सरपंच बोला जाता है, मुखिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये ग्राम प्रधान कहा जाता है। इनका चुनाव होता है, फिर जो है इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों का चुनाव होता है, और चुनाव सदस्य होते हैं। सभी एक ग्राम पंचायत में छोटे छोटे वार्ड होते हैं, वार्डों के अपने अपने सदस्य चुनकर आते हैं। यही सदस्य मिलकर उप प्रमुख या उप प्रधान का चुनाव करते हैं। अपना उप प्रमुख या उप प्रधान ही लिखिए, या उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं ये सदस्य मिलकर। ठीक है, फिर अब देखिए चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। चुनाव इसका प्रत्यक्ष होता है, या अर्थात जो भी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो सभी प्रत्यक्ष वोट करते हैं अपने ग्राम प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन के लिए। लेकिन उप प्रधान का सदस्य मिलकर करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष होता है।
उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कहीं कहीं किसी किसी जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में उप प्रधान का पद इस समय समाप्त कर दिया गया है। बहुत ऐसे स्टेट हैं, इसको मैंडेटरी है, इसको रखना चाहे तो रखें, नहीं तो समाप्त कर दे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इसकी बैठक कितनी होती है? बैठक तो महीने में एक बार, अभी महीने में एक बार इसका बैठक अनिवार्य होता है, अर्थात प्रत्येक महीने इसकी बैठक होती है। देखिए अब बैठक में भाग कौन लेता है, ये महत्वपूर्ण है। इस बैठक में भाग कौन लेता है? ग्राम प्रधान प्लस सदस्य, जो भी ग्राम सदस्य है, ग्राम पंचायत सदस्य है। ध्यान दीजिएगा, जब ग्राम सभा की बैठक होगी, दोनों में फर्क है। जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो ग्राम सभा के सभी वोटर उसमें भाग ले सकते हैं। ग्राम सभा में सभी वोटर भाग लेते हैं। जब पंचायत की बैठक होती है तो पंचायत में ग्राम प्रधान और उसके जो भी ग्राम पंचायत सदस्य है वो भाग लेते हैं। चाहे किसी भी मुद्दे पर वो चर्चा करे, वो बात अलग है। तो ग्राम सभा में ग्राम सभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और जो भी सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होती है अनिवार्य रूप से। इसकी बैठक महीने में 1 बार अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत में मैं आरक्षण की कैसे बात किया गया है। ग्राम पंचायत के सदस्य या प्रमुख के लिए आयु कितना निर्धारित किया गया है? तो आयु निर्धारित किया गया है, ध्यान दीजिएगा, 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष की आयु कोई पूरा करता है तो वो ग्राम प्रधान का चुनाव या सदस्य लड़ने के लिए एलिजिबल होगा। आयु 21 वर्ष किया गया है। आरक्षण जैसे मैंने पहले बताया भी था, आरक्षण की बात की गई है। जैसे 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है। 1/3 महिलाओं के लिए, SC ST के उनके जनसंख्या के आधार पर है। SC ST जनसंख्या के आधार पर है। OBC का आरक्षण मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य रूप से नहीं है। राज्य चाहे तो दे, चाहे तो न दे। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य OBC को आरक्षण देता है। फिर ये लागू कैसे होते हैं आरक्षण? तो आवर्तन प्रणाली से लागू होते हैं। आवर्तन या इसको रोटेशन प्रणाली भी कहा जाता है। रोटेशन सिस्टम से ये आरक्षण लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्राम सभा है, वहाँ पर पहले सीट जनरल थी, तो अगली बार जो है उसको बदलकर OBC कर दिया जाएगा। उसके अगली बार महिला के लिए कर दिया जाएगा। उसको उसको रोटेट किया जाता है। तो रोटेशन के आधार पर ये आरक्षण लागू होते हैं। तो ये ग्राम पंचायत के संबंधित प्रमुख फैक्ट थे। अब आते हैं दूसरे स्तर पे आते हैं। पंचायत समिति दूसरा टियर है, यानी दूसरा स्तर है पंचायत समिति। पंचायत समिति ये मध्यवर्ती स्तर पर लागू होता है, अर्थात ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच में होता है पंचायत समिति। ये चूंकि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तर पे होता है, इसीलिए इसको ब्लॉक डेवलपमेंट समिति भी कहा जाता है, या कमेटी भी कहा जाता है। शॉर्ट में कहा जाता है इसको बीडीसी इसको कहा जाता है। शॉर्ट में आप लोग अक्सर सुने होंगे पंचायत चुनाव में कि बीडीसी सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है, कहा जाता है। फिर इसके छोटे छोटे एक ग्राम सभाओं को ही लेकर
इसके क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं और इसके सदस्य का चुनाव होता है। तो जो भी इसके सदस्य का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य चुने जाते हैं, सदस्य प्रमुख होते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुन लिए जाते हैं। फिर ये अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रमुख सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये पंचायत समिति हो गया, ये मध्यवर्ती है। तो इसके सदस्य होते हैं, सदस्य मिलकर अपना प्रमुख चुनते हैं और सदस्य मिलकर एक उप प्रमुख भी चुनते हैं, जो इस समय पद नहीं है तो उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। तीसरा स्तर आता है जिला पंचायत। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो भी राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य भी होते हैं, ब्लॉक स्तर पे जो भी पंचायत समिति होती है उसका। अब आ जाइए, तीसरा टीयर है जिला पंचायत। ठीक है, इसका भी चुनाव वही होता है, कार्यकाल 5 साल, उसका भी 5 साल होता है कार्यकाल। सबका पंचायत, जो भी पंचायत स्थापित हुआ उसका कार्यकाल 5 साल ही निर्धारित किया गया। देखिए, जिला पंचायत, जिला स्तर पे जिला पंचायत की स्थापना की जाती है। इसके लिए कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है और वहाँ से सदस्य चुनकर आते हैं। तो सबसे पहले इसकी सदस्यों का चुनाव होता है, उसी जैसा होता है। सदस्य चुनाव उनका प्रत्यक्ष होता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं। ये अध्यक्ष का चुनाव सदस्य मिलकर करते हैं, सदस्यों द्वारा, अर्थात अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष इसके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। सभी सदस्य अपने अपने वार्ड से जीत कर आते हैं, फिर वो मिलकर अध्यक्ष के चुनाव करते हैं, अध्यक्ष। और यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी होता है, उसका भी चुनाव सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, उपाध्यक्ष, इसका भी चुनाव सदस्यों द्वारा। इनका साल में एक बार जो है इनकी बैठक होती है, ध्यान दीजिएगा, साल में एक बार बैठक, जिला पंचायत की होती है। ये हो गया। फिर एक और फैक्ट है, जैसे कई स्टेट इसको देते हैं, कई नहीं देते हैं। जिला पंचायत का पदेन सदस्य जो भी उस क्षेत्र के सांसद और विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वो पदेन इसकी जो है सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जो भी विधायक होगा, सांसद होगा, वो पदेन इसका सदस्य भी होता है। मैं कभी बता दूंगा कि पदेन सदस्य में और चुने गए सदस्यों में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर मैं चर्चा कर दूंगा। तो ये पंचायतों की हमारे यहाँ भारत में इसकी संरचना हो गई। आज रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके पंचायतों के कार्य और भी जो भी फैक्ट बचे हैं इसको मैं बता दूंगा।